फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय। गाइस, आज का टॉपिक है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का गृह त्याग। तो गृह त्याग कैसे हुआ, किस लिए हुआ और क्या उसके रीज़न थे, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि भगवान बुद्ध रात को किसी को बिना बताए चले गए थे, गृह त्याग कर दिया था उन्होंने, जो कि सरासर एकदम गलत है। तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गृह त्याग कैसे हुआ और किस सिचुएशन में हुआ। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप कौन सी भी किताब लीजिए बुद्धा एंड धम्मा की, उसमें आप गृह त्याग पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सिचुएशन थी और भगवान बुद्ध ने सबकी अनुमति से गृह त्याग किया था। तो उसका प्रूफ देने के लिए मैं आपको इस सीक्वेंस वाइज आपको समझाऊंगी कि कैसे भगवान बुद्ध का गृह त्याग हुआ। तो भगवान बुद्ध की ये किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो लिखी है भदंत आनंद कौशल्यान ने अनुवाद किया है उसका, और संपादक है आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िए। इसमें सीक्वेंस वाइज बताया है कि किस प्रकार गृह त्याग हुआ है। तो मैं आपको सीक्वेंसली बताती हूँ कि जब भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ की आयु 20 वर्ष की हुई, तब सभी शाक्य और उनके पिताजी हैं, उन्होंने तय किया कि अभी 20 वर्ष की आयु हो गई है तो शाक्य संघ में सिद्धार्थ गौतम का संघ में वो मतलब ज्वाइन हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था शाक्य संघ में। तो शाक्य संघ में जहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता था और जो वो सभागृह होता था उसे संथागार कहते थे। तो वो संथागार में जाके बताते थे कि इनकी जो आयु है वो 20 वर्ष हो चुकी है और ये संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि शाक्य का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ की दीक्षा होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए समय था कि वो संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्य का अपना एक सभा भवन था जिसे संथागार कहते हैं। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संथागार में होती थी। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षा करने के उद्देश्य से शुद्धोधन मतलब उनके पिता शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ, मतलब वो सभा एकत्रित हुई, जितने भी शाक्य थे वो उपस्थित हुए। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा। अभी आप समझिए, तब ऐसा होता था कि जब सभागृह होता था उसमें कोई भी प्रस्ताव पास करते थे या फिर प्रस्ताव का अनुमोदन करते थे, तो वो प्रस्ताव पढ़ते थे कि ये व्यक्ति है और ये इस चीज़ के लिए संघ में आना चाहता है। तो मैं 3 बार पूछूंगा कि आप इनको मतलब संघ में ऐड करते हैं क्या। अगर किसी का भी विरोध होगा तो वो उठ के खड़ा होके उसका विरोध जाहिर कर सकता है और फिर उनको संघ में शामिल किया जाता था। कि कोई 3 बार बोलने के बाद भी कोई ना ही उठता था और ना विरोध करता था तो वो संघ में शामिल हो जाता था। तो ऐसा उनका मतलब प्रोसेस थी। तो शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ। उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उपस्थित सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने योग्य है। अभी संघ का सदस्य बनने की आयु 20 वर्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 20 वर्ष के कम होने पर वो सदस्य नहीं बन सकता था। फिर इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए।
मेरी विनम्र निवेदन है कि यदि कोई प्रस्ताव के विरोध हो तो वो बोले। ऐसे पुरोहित ने अपना प्रस्ताव बताया। प्रस्ताव के विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव का विरोध करना चाहता है तो वो बोले। फिर बोले, मैं तीसरी बार पूछता हूँ कि तीसरी बार कोई विरोध करना चाहता है तो बोले। और तीसरे बार भी कोई किसी ने विरोध नहीं किया। तो शाक्य की कार्य प्रणाली में नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक कोई विरोध नहीं करता पहले प्रस्ताव रखना पड़ता है कि ये सदस्य शामिल होना चाहता है, और शामिल होना चाहता है तो वो 3 बार बोलते थे कि वो रिपीट करते थे, और रिपीटेशन में अगर कोई भी खड़ा होकर उसका विरोध नहीं करता था तो वो उनमें शामिल कर दिया जाता था। ठीक है, तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरोध नहीं हुआ। ठीक है, तो तब शाक्य पुरोहित खड़े हुए और उन्होंने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा, और शाक्य संघ ने सम्मिलित के लिए सम्मिलित किए जाने की घोषणा की। सिद्धार्थ को संबोधित करके उसने कहा, क्या आप अनुभव करते हैं कि संघ आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? तो सिद्धार्थ तो उत्तर देते हैं, मैं ऐसा ही समझता हूँ और अनुभव करता हूँ कि मेरा बहुत सम्मान हुआ है। फिर है पुरोहित पूछते हैं, क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु महोदय उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने कहा। तो पुरोहित ने कहा, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊं कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपको क्या कर्तव्य है। फिर पुरोहित ने बताया कि आपको क्या क्या कर्तव्य करने पड़ेंगे सिद्धार्थ को। तो क्रम वर्ष बताया। तो उसमें पहला था, आपको अपने तन मन धन से शाक्य के हितों की रक्षा करनी होगी। सेकेंड है, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। थर्ड था, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य को दोष पता चलते ही खुलकर कहना होगा। और फिर चौथा था, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेंगे। निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। फिर पुरोहित ने आगे कहा, मैं अब आपको बता दूं कि क्या करने पर संघ की सदस्यता से आप वंचित किए जाएंगे। मतलब अब पुरोहित बता रहे हैं ये आपके कर्तव्य है, लेकिन आप अगर ये कर्तव्य कौन से कर्तव्य नहीं करने पर आप निकाल दिए जाएंगे संघ से, इसके बारे में बताया। तो फर्स्ट था, व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। झूठ साक्षी देने का दोषी पाने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। तो सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे संघ के अनुशासन के संबंधित नियमों की परिचित कराया। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उसका पालन करके प्रयास करूँगा। ठीक है, तो तभी सिद्धार्थ ने कहा कि मैं पूरा जितने भी आपने कर्तव्य बताए हैं वो पूरा पालन करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है, सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बनते हुए 8 वर्ष बीत चुके थे। मतलब वो 20 वर्ष में उनका संघ में प्रवेश हुआ और 8 वर्ष उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संघ का सदस्य बने रहे और सारे कर्तव्य पूरे किए। पर इस समय अभी क्या हुआ इस बारे में बताएंगे। वह संघ का अत्यंत समर्पित और पक्का सदस्य था। कौन? सिद्धार्थ। जिसकी रुचि उसे निजी मामले में थी, उतनी ही रुचि उनको संघ के मामले में भी रहती थी। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण एक उदाहरण था और उनके स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। मतलब सिद्धार्थ जो थे वो इतने ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति कहलाए जाते थे और सबके प्रिय बन चुके थे। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई।
और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। अभी यहाँ से शुरू होता है वो पड़ाव जहाँ पे उन्हें गृह त्याग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये दुखद क्या था, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राजा सीमा से सटा हुआ कोलियन राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों को विभाजित रेखा थी। शाक्य और कोलियन दोनों रोहिणी नदी के पानी के लिए अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता और झगड़े लड़ाई में। जिस वर्ष सिद्धार्थ 28 वर्ष के हुए, उस रोहिणी नदी के पानी के लेकर शाक्य के नौकर और कोलियों के नौकर के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। दोनों ओर के लोग घायल भी हुए इस झगड़े में। इसका पता चलने पर शाक्य व कोलियन ने सोचा कि विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर लेना चाहिए, ऐसा शाक्य को लगा। अंततः शाक्य ने सेनापति से कोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न का विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। मतलब अभी जैसे जो नदी थी, रोहिणी नदी थी, तो वो रोहिणी नदी का पानी दोनों भी प्रदेश यूज करते थे। तो वो रोहिणी का पानी के लिए हमेशा झगड़ा होता था कि कौन कितना पानी लेगा और कब लेगा। तो इस तरीके से उसमें विवाद वो और बढ़ गया और हाथापाई पे आ गया। तो हाथापाई पे आने की वजह से शाक्य जो थे तो वो सोच रहे थे कि इसका निपटारा वही होगा कि हम युद्ध करें। तो युद्ध करना है तो पहले सभा लेके सबकी सम्मति लेते हैं कि युद्ध होना चाहिए नहीं चाहिए, उसमें क्या विचार विमर्श हम कर सकते हैं। तो संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियन ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियन ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाई की है। हमने अब तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। उसे रोकना जाना चाहिए। इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए, ऐसा संघ सदस्यों ने कहा। मेरा प्रस्ताव है कि, फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेरा प्रस्ताव है कि कोलियन के विरुद्ध संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहता है वो बोले। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वो 3 बार घोषणा करते हैं और उसमें अगर कोई किसी का विरोध रहता है तो उठ खड़ा होता है और अपना पक्ष रखता है। तो तब क्या हुआ, सिद्धार्थ अपने स्थान से खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारी युद्ध की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरी हत्या करने वाला मिल जाएगा। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाएगा। जो आदमी किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाएगा। मतलब उन्होंने बताया कि युद्ध ये एक मार्ग नहीं है जिससे ये जो सिचुएशन है उसका हल निकल सके। फिर आगे उन्होंने कहा, सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा विचार है शाक्य को कोलियन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि सत्य है तो स्पष्टतापूर्ण हम निर्दोष भी नहीं हैं। मतलब सिद्धार्थ ने कहा कि देखो, हम युद्ध से पहले बातचीत करके ये सिचुएशन का हल निकाल सकते हैं। और मैंने जितना सुना है उसमें हमारे भी लोग आक्रमण हुए, हमारे लोगों ने भी मारा, उनके लोगों ने भी हमको मारा। तो इसलिए दोनों भी पक्ष निर्दोष नहीं है। इसलिए आपको इसकी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम सर्वथा दोष मुक्त नहीं है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है। फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा, हम अपने से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा कि वे भी 2 आदमी चुने। फिर वो चारों मिलकर एक 5वें आदमी को चुनेंगे।
वे पांचवा आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करेगा। फिर सिद्धार्थ गौतम ने अपना प्रस्ताव, अपना मत व्यक्त किया कि मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे दोनों पक्ष हैं, एक कोलियन और शाक्य, तो कोलियन से 2 लोग आए और शाक्य से 2 लोग आए, वो 2 लोग एक इंसान को चुने जो ये झगड़े को निपटारा करेगा। तो ऐसा प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। सिद्धार्थ गौतम से संबोधित हेतु जो प्रस्ताव रखा विविध समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है जब तक कोलियन को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका सत्रास समाप्त नहीं होगा। पर उनके विरोध में सेनापति खड़े हुए। सिद्धार्थ ने अपना मत तो रख दिया, पर सेनापति ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि उनको वो दंड मिलना चाहिए, युद्ध से हम उनका समाधान कर सकते हैं। अंततः प्रस्ताव संबोधन मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संबोधन का प्रस्ताव में मत के लिए प्रस्तुत किया, वह बहुमत से अमान्य हो गया, क्योंकि सेनापति ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि उनको कठोर शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो सिद्धार्थ ने अपना मत रखा था उसको खारिज कर दिया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 चुना नहीं जाएगा और ना ही ये झगड़ा ये होगा। तो फिर सेनापति ने गौतम के तर्क को घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रिय के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता, उन्हें राज के हित के लिए अपने सगे भाई से भी लड़ना होगा। सेनापति कहते, क्योंकि देखिए सेनापति ने कहा सिद्धार्थ जो उनका कुल था वो योद्धा वाला था, क्षत्रिय था, तो वो बोलते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है। सेनापति बोलते हैं कर्तव्य है और इसमें अगर भाई के साथ भी झगड़ा हुआ तो उससे भी लड़ जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया उस पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ धर्म तो इस बात को मानने में कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, केवल अवैर से ही शांत होता है। जो भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है कि युद्ध ही एक कारण नहीं है, शांति सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि युद्ध ना हो। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शन शास्त्र में पढ़ना बेकार है। बात तो यह है सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है, हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ क्या विचार करता है। फिर उन्होंने सेनापति ने कहा कि इनकी बातों मतलब जो बता रहे हैं वो सुनने से अच्छा है कि हम सबका मत ले कि कौन क्या चाहता है, युद्ध चाहता है या नहीं। तदनुसार सेनापति ने प्रस्ताव को लोगों के मत मांगे, भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। पर क्या हुआ, जब मत लिया गया तो सबने स्वीकार किया कि युद्ध होना ज़रूरी है, उनको सबक सिखाना ज़रूरी है, और सिद्धार्थ जो उनके खिलाफ थे वो अमान्य कर दिया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य से एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। तो सेनापति ने क्या कहा कि अभी ये मान्य हो गया कि युद्ध करना है, तो उसके लिए सेना भर्ती करेंगे, अनिश्चित सेना भर्ती अनिवार्य करेंगे। तो इसके लिए अभी उन्होंने सभा बुलाई। जब संघ एकत्रित हुआ, उसने प्रस्ताव रखा, यह आज्ञा जारी करते हुए अनुमति दी जाए कि 20 और 50 वर्ग के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियन के विरुद्ध लड़ने के लिए निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। मतलब सेनापति ने अपना प्रस्ताव रखा कि जो 20 वर्ष है और जो 50 तक के जितने भी कोलियन हैं वो युद्ध में शामिल होंगे, उनको शामिल होना अनिवार्य होगा, मतलब होना ही होगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था। सभी लोग एकत्रित थे वहाँ पे, जो विरोधी थे वो भी और जो उसके साथ थे वो भी। उन्होंने पक्ष में मत दिया। उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी।
वह उनके पूर्ण निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था, लेकिन जिस अल्पमत ने रिक्त निर्णय के विरोध मत दिया था, मतलब जैसे सेनापति और सिद्धार्थ को जब बोला गया कि युद्ध में कितने लोग चाहते कि युद्ध हुए, तो उसमें से कुछ लोग थे जो सिद्धार्थ के पक्ष में थे और कुछ लोग थे सेनापति के पक्ष में थे, पर सेनापति का बहुमत था, मतलब ज़्यादा मत थे, इसलिए वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। पर यहाँ फिर क्या हुआ कि जो भगवान बुद्ध के साथ थे, मतलब सिद्धार्थ के साथ थे, उनको कहीं मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि अगर बहुमत उधर है और हम अगर उनका मतलब उनको हाँ नहीं बोलते हैं, तो हो सकता है कि हमें दंड स्वीकारना पड़े, तो इससे अच्छा होगा कि उनके मन में प्रश्न निर्माण हो गए। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा, यह देखकर उसने समर्थन मौन बैठे हैं सिद्धार्थ खड़े हुए। उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहे सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मैं अनिवार्य भर्ती का विरोध करूंगा। मैं अपनी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनने के समय ग्रहित की थी। यदि तुम उसमें से किसी भी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजक बनोगे। मतलब सेनापति ने याद दिलाया कि तुम्हें वो याद करना पड़ेगा, जब तुम संघ में आए थे तो तुमने कहा था अगर तुम ये सारी चीज़ें अमान्य करते हो तो आपको सार्वजनिक निंदा भी स्वीकारनी पड़ेगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैं अपने तन मन धन से शाक्य के हितों की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्य के हित के लिए है। शाक्य के हित के मुकाबले यह सार्वजनिक निंदा मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। वो बोले कि मैं इसमें शाक्य का हित चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि युद्ध ना हो, ना अनिवार्य भर्ती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें हित है, ऐसे सिद्धार्थ गौतम ने कहा। सेनापति क्रोधित हो गया और उठ खड़ा होकर संबोधित किया, तुम्हारा यह भाषण कौशल्य तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय का मानना ही होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाले का दंड नहीं दे सकते, और यदि इसमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज उसकी अनुमति नहीं देंगे। फिर सेनापति ने कहा कि देखो, तुम इसलिए ये बोले जा रहे हो क्योंकि कौशल नरेश की अनुमति नहीं होंगे। अगर तुम्हें देश निकाला या फांसी की सज़ा दी तो जो कौशल नरेश है वो नहीं मानेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर बोले सेनापति बोले, लेकिन याद रखो, तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। अगर ये नहीं भी हुआ तो हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे आपको दंड हम दे सकते हैं। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है। फिर उन्होंने बताया कि यह कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, कि हम जो संघ है पूरे आपके जितना भी परिवार है उनको बहिष्कार की घोषणा कर सकते हैं, और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्ती भी कर सकता है। इसके लिए कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये जो दो निर्णय है वो संघ अपने तरीके से ले सकता था। पहला कि बहिष्कार करना पूरे परिवार के साथ, दूसरा कि उनकी खेतों को जब्ती कर देना। ठीक है, तो फिर सिद्धार्थ समझ गए कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा। तो भी देखो, इतना पता होने के बाद भी सिद्धार्थ ने अपना जो निर्णय था वो बदला नहीं, इसलिए वह 3 बातों से एक को चुनना था। इसलिए सिद्धार्थ को ये 3 जो बातें हैं उसमें से एक बात स्वीकार करनी थी। तो सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना पहला, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। ये 3 निर्णय उनके सामने रखे गए कि आप क्या करोगे ये बताओ। क्या आप भर्ती में शामिल हो जाओगे, या फांसी में लटक जाओगे और देश से निकाले जाओगे, या फिर अपने परिवार सहित
बहिष्कृत हो खेत की जब्ती करवाओगे। वह पहली बात किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो सिद्धार्थ ने कहा पहली बात तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि क्योंकि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, तो मैं युद्ध में शामिल नहीं होगा। फिर फांसी लटकना ये जो था, इस परिस्थिति से को सोचने की दूसरी बात सर्वाधिक ठीक है। मतलब फिर दूसरी बात जो फांसी पे लटकना और देश निकाला स्वीकार करना उन्होंने स्वीकार किया। तो तदनुसार गौतम बुद्ध ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें। वो बोले कि परिवार, आप बीच में परिवार ना लाए, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें, उनकी खेत जब्त करने का जीवन विहीन न करें। वो निर्दोष है, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो मुझे फांसी पर लटका दो, चाहे तो मुझे देश से निकाल दो, मैं स्वेच्छा से स्वीकार कर लूँगा। मैं वचन देता हूँ, मैं इसी की कौशल नरेश को भी नहीं कहूँगा। तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कहा कि आप जो ये बातें बता रहे हो, ये दंड स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार का बहिष्कार करना या उनके खेतों को ये करना वो आप ना करें। आप चाहे तो मुझे फांसी पर लटका दें या फिर देश से निकाल दें, ऐसा कहा। पर क्या हुआ? सेनापति ने कहा तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है। अभी सेनापति बोले, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल नरेश को इसका अवश्य पता चल जाएगा। वह निश्चित ही इस दुष्कर्म पर पहुंचेंगे और शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरोधी कार्रवाई करेंगे। पर अभी सेनापति और संघ को डर ये था कि ठीक है, हम तो आपको दे देंगे दंड कि आप चले जाओ, देश छोड़ के चले जाओ। पर जो कौशल नरेश है, वहाँ के जो राजा थे कौशल नरेश, अगर उनको पता चलेगा तो वो शाक्य संघ पे कार्रवाई करेंगे कि तुमने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों। तो यदि इसमें कठिनाई है, तब सिद्धार्थ बोले यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम बोले, मैं प्रवज्जित बन देश छोड़ जाऊंगा। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही होगा। सेनापति का सोचा कि यह अच्छा समाधान है, किंतु उसमें भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्यरूप प्रणीत कर सकेंगे। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना माता पिता और पत्नी के अनुमति से तुम प्रवज्जित कैसे बनोगे? अभी सेनापति ने कहा कि देखो, वहाँ पे पहले ही रूल था, अगर आप प्रवज्जित होते हो तो आपको अपने पूरे परिवार की अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो तब सेनापति ने पूछा कि आप बिना अनुमति के आप कैसे प्रवज्जित होंगे? तब सिद्धार्थ बोले, विश्वास दिलाता हूँ वह अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले न मिले मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। तो सिद्धार्थ ने कहा है कि आप मुझ पे छोड़िए, मैं अनुमति लाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी मुझे अनुमति दे, लेकिन अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो मैं तुरंत देश छोड़ चला जाऊंगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया। कार्यवाही समाप्त कर संघ विसर्जित होने के लिए होने ही वाला था तो फिर एक जो तरुण था वो उठ खड़ा होकर बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। अभी जो सेनापति का ख़त्म हुआ उसके बाद जो है एक तरुण खड़ा हुआ और उसने बोला, मुझे तनिक ही संदेश नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचनों का पालन करेंगे, परंतु देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। जब सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएंगे तो शाक्य संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्रवाई करेगा। मैं चाहता हूँ कि संघ आगे इस प्रश्न का गंभीरता से विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालने का पता लग जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ दिया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब उन्होंने कहा कि देखो,
अभी भले ही हमने दंड दे दिया पर कौशल राज को पता चलेगा तो वो दोनों सोचेंगे कि ये विरोध करने के लिए जो ये दंड मिला गया है वो दंड मतलब नहीं देना चाहिए था शाक्य संघ ने, तो इसलिए वो, और तुरंत अगर युद्ध हो जाएगा तो फिर राजा गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप युद्ध थोड़ा स्थगित कर दे कुछ दिनों के लिए, जब तक प्रविज्ञा नहीं हो जाती सिद्धार्थ की तब तक युद्ध नहीं होगा, उसके बाद भले हम युद्ध शुरू कर दे, ऐसा उस तरुण ने कहा। फिर है शाक्य की सभा में जो कुछ हुआ उनकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। मतलब ये जो सब घटना हुई वो घटना पूरा का पूरा उनके माता पिता और पत्नी तक बात पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता रो रहे थे, संताप में डूबे थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे, ऐसे उनके पिता शुद्धोधन ने कहा। तो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचा था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेंगी। मैं आशा करता था कि अपने तर्कों से शांत होकर मैं शाक्यों का मन जीत लूँगा। मतलब सिद्धार्थ शुद्धोधन कहते थे, मुझे नहीं लगा था कि इस हद तक पहुंच जाएगा कि तुम्हें ऐसा आदेश मिल जाएगा कि देश निकाला हो जाएगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था, पर मैं कहीं तो भी मतलब उनको कन्विंस करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन मैं आशा करता हूँ आपने अनुभव किया होगा कि मैंने किसी प्रकार की परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा, सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए मुझे दंड मिला। मैंने उसको प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे उसमें हित लगा, वो मैंने कहा सभा में, और उसके लिए मैंने जो परिस्थिति है उसको अच्छी तरीके से संभाला है। और सब कुछ मतलब जैसे दंड के स्वरूप में था कि आपका परिवार का बहिष्कार होगा, ये जो दंड थे उसको न स्वीकार करते हुए सिर्फ मुझे ही दंड दिया जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था जो मान्य हुआ। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। वह बोले, तुमने यही नहीं सोचा कि इसके ऊपर क्या हमारे ऊपर क्या बीतेंगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण मैं मैंने प्रविज्ञा ले लिया है। जरा सोचिए, यदि शाक्य ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो उसका दुश्मन परिणाम क्या होता? लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों का क्या लाभ? ऐसे शुद्धोधन बोलते हैं कि अगर वो खेत जब्त कर लेते तो कितना बड़ा नुकसान होता हमारा। तब शुद्धोधन बोलते हैं कि अगर तुम ही नहीं रहोगे तो वो खेत वगैरह रह के क्या फायदा है? तो शुद्धोधन पीड़ा से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों न चला जाए? उन्होंने बोला कि हम भी तुम्हारे साथ आते हैं, तुम अगर परित्याग करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। फिर प्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हम सब देश छोड़कर अकेले चले जाएंगे। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुम्हें हमेशा एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया? क्या ऐसा नहीं है जब तो तुम्हें वीर होना चाहिए? उस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम दुखी होती? ऐसे प्रश्न सिद्धार्थ ने अपनी माता प्रजापति से पूछे। तब गौतमी बोली, नहीं, वैसा नहीं है, क्षत्रिय के योग्य होता। अगर ऐसा होता तो वो क्षत्रिय होने का योग्य कारण होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवर के साथ रहने जा रहे हो, हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ तुम हमें भी साथ लेके चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम्हें सबको अपने साथ ले जा सकता था, पर नंद अभी बच्चा है। नंद मतलब उनका भाई, छोटा भाई। मेरा पुत्र राहुल
का भी जन्म अभी ही हुआ है, क्या तुम उन्हें छोड़कर मेरे साथ जा सकती हो? ऐसा फिर से प्रश्न पूछा है सिद्धार्थ ने कि नंद जो है, जो भाई है, वो तो बहुत छोटा है और मेरा पुत्र का जन्म तो अभी हुआ है, क्या उनको छोड़ के आप चल सकते हो? गौतमी को संतुष्ट न हुआ। उसने उद्देश्य किया कि यह संभव है कि हम शाक्य को छोड़कर कौशल नरेश के शरण चले जाएं। मतलब कौशल राजा के पास जाके हम वहाँ रहेंगे, ऐसे बोलते हैं, ऐसे प्रजापति ने बोला। तब सिद्धार्थ बोले, लेकिन माँ शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैं वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कौशल राज मेरी प्रवृत्ति या यथार्थ कारण ज्ञात न हो। यही सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, जंगल में रहना या कोलियों के वध में भागीदार बनना? तो सिद्धार्थ बोले कि नहीं, मैं इस मत नहीं मानता हूँ। उससे अच्छा ये होगा कि मैं अकेला ही जंगल चला जाऊँ प्रवचित होके। हो सकता है युद्ध कभी छिड़े ही ना, तुम अपनी प्रवज्ञा क्यों नहीं स्थगित कर देते? ऐसा उनकी माता ने कहा कि हो सकता है युद्ध छिड़े ही ना और तुम्हें जाने का, प्रवज्ञा लेने का ज़रूरत ही ना पड़े। पर सिद्धार्थ बोले, क्योंकि मैंने प्रवज्ञा लेने का वचन लिया है, इसलिए शाक्य संघ के सभी कोलियों ने कोलियों विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित किया है। वो बोलते हैं कि देखिए, युद्ध इसलिए अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं प्रवज्ञा ले रहा हूँ, और प्रवज्ञा नहीं लूँगा, स्थगित कर दूंगा तो हो सकता है युद्ध स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मुझे मेरा प्रवज्ञा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने वचन दिया है, मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन का उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। और माँ को बोले, माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे अपनी अनुमति, अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो इतना पीड़ा में थे कि वो कुछ नहीं कह पाए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। अभी यशोधरा मतलब उनकी पत्नी के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहे, कैसे कहे। यशोधरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ है वह मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ, मेरे प्रवज्जित होने का निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? सिद्धार्थ समझता था और सिद्धार्थ को ऐसे लगा अगर ऐसी बात पता चलेंगी तो यशोधरा टूट जाएंगी, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी यशोधरा। तो उन्होंने कहा, अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती? तब यशोधरा ने कहा, अगर मैं आपकी सिचुएशन में होती तो मैं भी वही करती जो आपने किया। निश्चित से मैं कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं होती। तुम्हारा निर्णय उचित है, मेरी सहमति और समर्थन तुम्हारे साथ है। और जो यशोधरा ने है वो कहा कि मैं, आपने जो भी निर्णय लिया है, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ और मैं मेरा समर्थन आपको देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ प्रवज्जित हो जाती। फिर बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ प्रवज्जित हो जाती। यदि मैं प्रवज्जित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न होता, लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहस और वीर होना चाहिए। तुम अपने माता पिता और पुत्र की चिंता न करो, मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। ऐसे जो है यशोधरा ने सिद्धार्थ को आश्वासन दिया कि आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं आपके माता पिता, पूरा परिवार का ख्याल रखूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा, यशोधरा ने, कि मैं इतना चाहती हूँ कि अब तुम सभी के निकट संबंधियों को छोड़कर प्रवज्जित हो जा सकते हो, तो तुम
किसी ऐसी नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारक हो। फिर जो यशोधरा है वो ये भी बोलती है, अभी आपने निर्णय ले ही लिया है प्रव्रजा का, तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब भी आप प्रव्रजित होके आप जाओगे तो उसके बाद आप मानव कल्याण के लिए कुछ काम ऐसा करो, ऐसी खोज करो जिससे सबका कल्याण हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उसने पहले कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है। वह कितना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। समय में दोनों पृथक पृथक कर दिया है। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने बोला राहुल को लाओ। तो उसने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली। फिर वह वहाँ से चले गए। तो ये था, मतलब कि पहले वो पिता के पास गए, माता पिता के पास गए, वहाँ से उनसे अनुमति ली कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं गृह त्याग करने वाला हूँ। और उसके बाद पत्नी के पास गए और उनसे भी अनुमति ली और प्रव्रजित होने के लिए चले गए। तो सिद्धार्थ तो प्रव्रजित होना है तो वो कहाँ होना है ये भी सिद्धार्थ ने सोच लिया था। सिद्धार्थ ने सोचा कि भारद्वाज से प्रव्रजित प्राप्त करे, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे, सारनाथ के छन्न के साथ लेकर अपने प्रिय अश्वकंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़ा। अभी क्या हुआ, दूसरा दिन फिर वो जो आश्रम है वहाँ पर प्रव्रजित होने का सोचा था। जो भारद्वाज जो थे वहाँ पे जो मुनि थे उनके आश्रम में जाके प्रव्रजित होने का उन्होंने सोचा। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचे, स्त्री और पुरुष द्वारा एकत्रित हो गए, मानो वो एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हो। मतलब उनके जाने से पहले इतनी भीड़ वहाँ पे जमा हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी दूल्हे का स्वागत हो रहा है। और जब वो समीप गए तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उनका नमस्कार कर रहे थे। मतलब जो भी जितने भी लोग थे वो उनको हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। वे उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विवह थे, जैसे अपने नेत्र को अपना पान कर वो प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे थे। फिर वो वर्णन किया है कि कैसे लोग जमा हुए और कैसे उनका मतलब कितनी भावनाएं थी, उसका चित्रण भी इसमें किया गया है। और सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उनकी प्रव्रजा को देखें, क्योंकि वह जानते थे ऐसे समय में वो टूट जाएंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वो पहले से ही आश्रम पहुंच चुके थे। मतलब देखो, सिद्धार्थ ने नहीं चाहते थे कि वो मतलब माता पिता उनको देखे प्रव्रजित होते हुए, क्योंकि वो इतना जानते थे कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा दुख वाला ये होगा, सिचुएशन होगी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो देखें। लेकिन उनको बिना बताए वो पहले ही वो आश्रम में पहुंच चुके थे माता पिता। अपनी माता पिता को देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए, उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भावविह्वल थे कि मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल सके। वो रोते ही रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाकर तथा आंसुओं से उनको नहला डाला। मतलब वो उनको पकड़ के इतना रोने लगे कि वो पूरे उनके पूरे आंसू गिरने लगे। छन्न के कंथक को आश्रम के एक पेड़ पर बांध लिया था। वह वहाँ खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वो भी रोने लगे। बड़ी कठिनाई से माता पिता के स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहाँ गया जहाँ छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए अपने वस्त्र गहने दे दिए। अभी प्रव्रजित होना था तो पूरे जितना भी श्रृंगार रहता था वो पूरा निकाल के दे देना पड़ता था। तो उन्होंने पूरा जो भी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी वो निकाल के दे दी। फिर सिर मुंडवाया,
क्योंकि जब प्रवचित होते हैं तो पूरे बाल निकालते हैं। जैसे प्रवचित के लिए आवश्यक था, उनके चचेरे भाई थे, उनका नाम था महानाम। प्रवज्जा के लिए योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र लेकर आ गए थे। सिद्धार्थ ने वो पहन लिया। इस प्रकार प्रवज्जित जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए जिससे वह प्रवज्जित थे, तो भारद्वाज ने उनको प्रवज्जा दिलवाई। फिर अपने शिष्य को सहमत हो भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा बन जाने की घोषणा कर दी है। मतलब अभी वो प्रवज्जित हो चुके थे। तो इस प्रकार उनका प्रवज्जा हुई। इसके साथ क्या हुआ, आश्रम में जनसमूह एकत्रित हो गया था। वह असाधारण था क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्जा की परिस्थिति का असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला तो जनसमूह भी उसके पीछे पीछे आ गया। मतलब जब प्रवज्जा हो गई तो वो जब जंगल की ओर जा रहे थे तो उनके साथ साथ पूरा जो शहर था, पूरा जो लोग थे उनके साथ साथ चलने लग गए। शुद्धोत्तर और गौतमी भी महल की उसने कपिलवस्तु से विदा ली, अनुमा नदी की ओर बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। वह रुके और बोले। फिर सिद्धार्थ बोले कि बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं शाक्य और कोलियन के बीच में झगड़ा का निपटारा नहीं कर सका, लेकिन यदि तुम समझते हो कि पक्ष में जनमत तैयार कर सकते हो तो तुम सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी और भीड़ पीछे लौट गई। मतलब जब वो जा रहे थे, प्रवज्जित होकर जंगल में जा रहे थे, तो सब समूह उनके पीछे पीछे जा रहा था। तब उन्होंने बोला कि देखो मैं असफल हुआ हूँ, इसलिए मैं दंड पात्र में जा रहा हूँ, लेकिन आप हो सकता है कि आप अपना मत दे और यो युद्ध को रोक सकते हैं, तो आप जाइए और युद्ध रोकिए। शुद्धोत्तर और गौतमी भी फिर महल लौट आए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्र और गहनों को देखकर गौतमी असहाय था। उसने एक कमल के तालाब में उसको फिकवा दिए। जो भी उन्होंने वस्त्र पहने थे, जो भी उन्होंने ज्वेलरी पहनी थी, वो तालाब में फेंक दी। अब सिद्धार्थ गौतम प्रवज्जित ग्रहण कर की तो उनकी आयु थी 29। मतलब जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का गृह त्याग हुआ तब उनका आयु थी 29 साल की। तो 29 साल की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। फिर वो जंगल में चले गए और चलते चलते वो वहाँ पहुँचे राजगृह। और राजगृह ये कपिलवस्तु से 400 किलोमीटर दूर था, वहाँ गए। तो गाइस मुझे यही बताना था कि देखो ये जो गृह त्याग हुआ है वो सबकी सहमति से हुआ है, ना कि उन्होंने एक रात्रि उठकर वो गृह त्याग किया है। तो हम जितने भी बुद्धिस्ट है या नॉन बुद्धिस्ट है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो किसी भी रिलीजन को या किसी भी व्यक्ति को बुद्ध के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध इतने सेंसिटिव थे और उनका सेंस इतना ज़्यादा था कि वो हर चीज़ को बहुत डीपली समझते थे। तो गृह त्याग भी किया तभी भी उन्होंने अपने सेंस में किया, और उनको गृह त्याग क्यों लेना पड़ा ये भी रीज़न आपको पता चल गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे बिल्कुल लिख के भेजिए, और मेरे इतने सारे वीडियोज़ हैं उनको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल बिल्कुल ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।